गुड मॉर्निंग। अमाया आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 2023 के हिस्ट्री के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और ये इसका हमारा दो वीडियो आएगा, एक पार्ट वो एक आएगा, एक पार्ट दो आएगा। अगर आप दोनों वीडियो खूब अच्छे से देख ले रहे हैं तो बोर्ड के एग्जाम में एक भी सवाल इसके बाहर से नहीं आएगा। हम इतना अच्छा इसका सॉल्यूशन करा दे रहे हैं कि एक भी प्रश्न इसके बाहर से नहीं आएगा। तो समय कम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला सवाल है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। देखिएगा, इसमें दे रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो धातु का, जिस धातु का ज्ञान नहीं था वो धातु था लोहा। इसका आंसर हो जाएगा लोहा। ये तो आपको पता चल गया। अगर लोहे का ज्ञान रहता तो अच्छे हथियार बन जाते, और हथियार बन जाते तो थोड़ा सा हथियार के भी साक्ष्य हमको प्राप्त हो जाते सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन उसके भी साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं हुए। तलवारों के भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता जब आती है तो लोहे का ज्ञान होता है, तो बड़े बड़े राज्य बनने लगते हैं जो महाजनपद कहलाते हैं। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो सिंधु घाटी वासियों में जिस धातु का ज्ञान नहीं था उसको लोहा बोला जाता है। देखिए, चांदी के सिक्कों को दो चार सिक्कों के नाम से जान जाते हैं। इसको देखो, इसको टंका भी बोला जाता है, इसको आहट के सिक्के भी बोलते हैं। आहट, कहीं पे आहट मिलेगा, कहीं पे आहत सिक्का मिलेगा। चांदी के सिक्कों को पौन के नाम से जाना जाता है। चांदी के सिक्कों के को शतमान के नाम से जाना जाता है कि शतमान किस सिक्के को बोला जाता है। तो ये सभी चांदी के सिक्के के नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तांबा, मनुष्य ने सबसे पहले जो धातु का प्रयोग करना सीखा, मनुष्य ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग करना सीखा वह धातु था तांबा। सोना जो है, तो सिंधु घाटी वासी जो थे ना बाबू, सोना ये मैसूर से मंगाते थे। मैसूर, टीपू सुल्तान वाला मैसूर। और ये मैसूर जो है, ये बाबू मैसूर, ये कर्नाटक में पड़ता है। तो सोना वो मंगाते थे कर्नाटक से। वर्तमान में भी भारत में सोना कर्नाटक में ही पाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोहा। अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेषों के अवशेष मतलब कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो विशाल स्नानघर के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं बाबू मोहनजोदड़ो से। स्नानघर का प्रयोग होता कहाँ था, तो याद रखिएगा बाबू, स्नानघर का प्रयोग होता था धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। जब लोग यज्ञ करने जाते थे, पूजा पाठ करने जाते थे, उस समय यही स्नानघर जो एक नहाने का जगह था, और उसको उत्तर और दक्षिण दोनों पर सीढ़ी बनी हुई थी नीचे जाने के लिए। गंदा पानी निकले के लिए एक नल लगा हुआ था, साफ पानी उसमें आने के लिए एक बड़ी सी नाली की व्यवस्था थी जो जिसका कनेक्शन सरस्वती नदी से था। तो ये जो स्नानघर है, तो स्नानघर के साक्ष्य हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अब मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किया गया। राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया, और यह बाबू सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो से और बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, याद रखिएगा आप। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं सूती कपड़े के साक्ष्य। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है पुजारी की मूर्ति। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है कांसे की नर्तकी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है वृहत अन्नानगार। ये याद रखिएगा, वृहत अन्नानगार। और ये वृहत जो अन्नानगार है, अनाज रखने का बड़ा सा कोठार जो है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, वृहत अन्नानगार। ये दूसरा आता है, दूसरा सबसे बड़ा स्थल आता है स्नानगार, और जो अन्नानगार आता है वो पहला सबसे बड़ा स्थल है, याद रखिएगा। आगे देख ले इसमें। लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य हमको लोथल से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन, ये पड़ता है राजस्थान में। राजस्थान में पड़ता है। काले रंग के चूड़ियों के लिए फेमस है। जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। रोपड़ हमको पंजाब में मिलता है। रोपड़ हमको कहाँ मिलता है, पंजाब में मिलता है। पंजाब में पाया गया रोपड़। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आगे देखते हैं। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो बाबू, लोथल जिस नदी के किनारे स्थित है उस नदी का नाम है भोगवा। किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल जिस नदी के किनारे स्थित है बाबू, उस नदी का नाम है भोगवा। याद रखिएगा, लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। याद रखिएगा, बंदरगाह के साक्ष्य हमको लोथल से प्राप्त हुए हैं। ये आप समझ रहे हैं। आगे देखते हैं। इसमें
जो ब्यास नदी दिया हुआ है ना बाबू, तो ब्यास नदी का पुराना नाम है विपाशा, याद रखिएगा। व्यास नदी का पुराना नाम है विपाशा। और जो रावी नदी है, तो इस रावी नदी का पुराना नाम है परुशनी, याद रखिएगा, खूब पूछता है ये कि परुशनी किस नदी का पुराना नाम है। तो रावी नदी का परुशनी, ब्यास नदी का पुराना नाम है विपाशा। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भोगवा, जो गुजरात में पड़ता है। लोथल कहाँ पड़ता है बाबू? गुजरात में पड़ता है। इसकी खोज 1954-55 में, याद रखिएगा, 54-55 में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था लोथल की खोज। यहाँ पे सिंधु, सिंधु नदी से हमको मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के आसपास फैला हुआ है। इस प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे भोगवा। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो याद रखिएगा, हड़प्पा जो सभ्यता है वो कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा बनाया, लेकिन शिकार करने में यह मुड़ जाता था। सिंधु घाटी वासियों ने तांबा में मिला दिया टीन। क्या में मिला दिया? टीन। तो यह बन गया कांसा। और कांसा अत्यधिक नुकीलेदार हो जाता था, शिकार करने के समय मुड़ता नहीं था, और इसीलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, ये सभी के नाम से इसको जाना जाता है। इस प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे कांस्ययुगीन सभ्यता। लोहे का तो जानकारी ही नहीं था, तो लौह योग का तो कोई चर्चा ही नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, कांस्ययुगीन सभ्यता। आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो जो है बुआ ना, वो सिंधी भाषा का है। किस भाषा का है? सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। अभी पिछले बारे में बताया, मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सूती कपड़े के साक्ष्य, कांसे की नर्तकी, पुजारी की मूर्ति, वृहत अन्नानगार, वृहत स्नानगार, ये सभी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। देखिए, इस सिंधी का अर्थ क्या होता है वो समझिए। सिंधी का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का भी अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो वह मोहनजोदड़ो है, जिसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, सिंधी। आगे बढ़ते हैं, फिर आ गया लोथल किस राज्य में स्थित है? तो अभी बताए थे कि लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। और यहाँ से हमको किसके साक्ष्य मिले हैं बाबू? बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं, बंदरगाह के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य। रंगनाथ राव ने इसकी खोज किया था। 6 का आंसर 1 हो जाएगा। और इसका विकल्प देख लें, पंजाब, रोपड़, रोपड़ पड़ता है पंजाब में। रोपड़ से हमको सावधान प्राप्त हुए हैं, सावधान। रोपड़ से हमको तांबे की अंगूठी प्राप्त हुई है, तांबे की अंगूठी। ऐसा माना जाता था कि कोई जब मृत्यु होता था तो उसके जो प्रमुख औजार थे, या फिर जो उसके काफ़ी पसंदीदा थे, या फिर उनके शरीर में जो पहनते थे, उसको एक ही साथ दफनाया जाता था। तो रोपड़ में हमको सावधान के साक्ष्य, यानी सावधान जहाँ पे लोगों को जलाया जाता है या फिर गाड़ा जाता है, रोपड़ से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान का जहाँ तक बात है, तो राजस्थान से कालीबंगन अगर पूछे, कालीबंगन किस राज्य में पड़ता है? कालीबंगन, तो बाबू वो राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ से हमको काले रंग की चूड़ियाँ, जूते हुए खेत के साक्ष्य, ये सभी राजस्थान से प्राप्त होते हैं। पश्चिम बंगाल से हमको कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, पश्चिम बंगाल में कोई अवशेष भी नहीं प्राप्त हुए हैं हमको। आगे देखते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोथल, गुजरात में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, इंडिका के लेखक कौन है? वेरी गुड, इंडिका के लेखक मेगस्थनीज है। मेगस्थनीज किसके राज दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो सेलूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? तो सेलूकस निकेटर का राजदूत था। और सेलूकस निकेटर, इसने एक पुस्तक लिखी है इंडिका। इंडिका के लेखक मेगस्थनीज हैं। मेगस्थनीज ऐसे भारत आना चाहता नहीं था, ये बहुत बड़ा दार्शनिक था, दार्शनिक था, ये दार्शनिक था, लेकिन सेलूकस निकेटर के कहने पर ये भारत आया था। ये भी सवाल पूछ सकता है कि मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो सेलूकस निकेटर का राजदूत था। किसके राज दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। ठीक है। अब देखो इसमें और एक हरिसेन है। देखो, वाह वाह, वेरी गुड क्वेश्चन है। हरिसेन, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे। और एक अभिलेख का नाम सुनते होंगे बाबू लोग, प्रयाग प्राशिस्त अभिलेख।
तो प्रयाग प्रशिस्त अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है? तो हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। और इस अभिलेख में किसकी चर्चा है? तो समुद्रगुप्त की चर्चा है। समझ में आ गया बाबू? इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का उत्तर मेगस्थनीज हो जाएगा। कालिदास ने भी बहुत सारी पुस्तक लिखी है, रघुवंशम मेघदूतम। कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक लिखी है बाबू? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक कौटिल्य ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, धम्म की शुरुआत किसने की? वेरी गुड। धम्म की शुरुआत अशोक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? अशोक के द्वारा किया गया। अब देखो, अशोक के कलिंग युद्ध की चर्चा। अशोक ने कलिंग युद्ध कब किया? 261 बीसी में कलिंग युद्ध किया। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था बाबू? बौद्ध धर्म का। अगर किसी को पता हो तो बताइए कि अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किस बौद्ध भिक्षु से लिया था? अगर आपको पता है तो मैसेज कर दीजिएगा, ऐसे हम बता देते हैं। अशोक ने अपने शासन के 14वें वर्ष, याद रखिएगा, अपने शासन के 14वें वर्ष इसने निगोथ नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसके पिता का नाम बिंदुसार और इसके दादाजी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बता देते हैं इसके बारे में। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धम्म की व्यवस्था की थी और अपने राज्याभिषेक के इसने 10वें वर्ष राजगीर में गया था धम्म के प्रचार के लिए। और 20वें वर्ष, अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गया और वहाँ पे भूमि कर जो 1/4 था इसको हटाकर 1/8 कर दिया। ये सभी हम अपने क्लास में पढ़ते हैं, फाउंडेशन क्लास में पढ़ते हैं। यह कोचिंग भवानीपुर गुजरात में मोतिहारी वोमेंस कॉलेज के पास है। आगे देखते हैं, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले देखो, मौर्य वंश का जो शासन काल था ना बाबू, 322 ईस्वी से 185 ईस्वी तक मौर्य वंश का शासन काल था। अब इसमें सबका शासन काल हम बता देते हैं आपको कि किसका कौन सा शासन काल था, ठीक है। अशोक का शासन काल जो था ना वो 268 से, आप लोग कॉपी पर भी लिख सकते हैं, 232। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था 322 से 298। बिंदुसार का जो शासनकाल था 298 से 272। समझ गए? मौर्य वंश का शासनकाल क्या था ये हम आपको बताए हैं कि मौर्य वंश का शासनकाल था 322 से 298। और बाकी सभी के बारे में हमने बता दिया। इसमें कनिष्क बच रहा है तो कनिष्क के बारे में जान जाइए। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। किस वंश से संबंधित था? कुषाण वंश से संबंधित था। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कुंडलवन कश्मीर में। वेरी गुड। अगर कनिष्क का शासनकाल जानिएगा 78 से 144 ईस्वी। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा फिर। चलिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो गुप्त काल में जो चीनी यात्री भारत आया बाबू, उसका नाम था फाहियान। और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया था। हेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और इसने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है सी यू की नामक पुस्तक हेनसांग ने लिखी है। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये बौद्ध भिक्षु था और इसमें जो इतिशंग दिया हुआ है वह 10 वर्षों तक, याद रखिएगा, 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था। सर्वाधिक दिनों तक ये नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था। आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? वेरी गुड। पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना उदयन ने किया था। और यह जो है वह गंगा, सोन और पुनपुन, याद रखिएगा, गंगा, सोन और पुनपुन 3 नदियों के संगम पर इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी तो की ही थी और इसको राजधानी भी बनाया था। तो किसने पाटलिपुत्र को राजधानी सबसे पहले बनाया? उदयन।
ये हर्यक वंश से संबंधित था। किस वंश से संबंधित था बाबू? हर्यक वंश से संबंधित था। और इसने अपने पिता अजात शत्रु को मारकर गद्दी पर बैठा था। तो ये किसका पुत्र था? अजात शत्रु का पुत्र था। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? यह आप भी जानते हैं, 18 दिनों तक चला था। आगे बढ़ते हैं। महाभारत की रचना किसने की है? वेरी गुड। महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा किया गया है। महाभारत का एक और नाम है, याद रखिएगा, जय संहिता। यह महाभारत का पुराना नाम है, जय संहिता। ये महाभारत का पुराना नाम है, जय संहिता। और देखते हैं इसमें महाभारत का फारसी में किसने अनुवाद किया? तो याद रखिएगा, महाभारत का फारसी में अनुवाद अकबर के कहने पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। याद रखिएगा, बदायूनी, याद रखिएगा आप लोग। बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था और उसका फारसी में नाम था रजनम्मा। क्या नाम था? रजनामा। याद रखिएगा, फारसी में महाभारत का नाम रजनामा था और फारसी में इसका अनुवाद मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था, जो अकबर के कहने पे किया था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वेद व्यास। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी उपासना पूजा करते थे? तो ये प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे बाबू? प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। याद रखिएगा, प्रकृति की पूजा करते थे। रामकृष्ण की पूजा नहीं होती थी ऋग्वैदिक कालीन में। इस समय इंद्र, यम, सूर्य, वरुण, अग्नि, इन लोगों की पूजा होती थी। और अगर बात कही जाए कि ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी, याद रखिएगा, ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी तो सरस्वती। कौन नदी पवित्र है ज़्यादा? सरस्वती। लेकिन ऋग्वेद में सर्वाधिक किस नदी का उल्लेख किया गया है? तो 24 बार सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। उल्लेख सर्वाधिक सिंधु का किया गया, लेकिन सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती नदी है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रकृति। आगे बढ़ते हैं। सांची किस राज्य में स्थित है? वेरी गुड, सांची मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अशोक के द्वारा यह बनाया गया था सांची का, और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे सांची का स्तूप स्थित है। अशोक ने इसको 3री शताब्दी में बनाया था। याद रखिएगा, सांची के स्तूप अशोक ने 3री शताब्दी में बनाया था। अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु लुम्बिनी में पड़ता है, नेपाल के तराई क्षेत्र में बाबू। नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है कपिलवस्तु। इनके पिता का नाम सुदोधन। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, उत्तर प्रदेश। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति राजगीर में हुई। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी में कुशीनगर में हो गई। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कपिलवस्तु। आगे बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? वेरी गुड, पुराणों की संख्या। पहले पुराण होता क्या है वो समझ जाइए। तो पुराण जो होता है ना बाबू, वो अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म की गाथाएं का ब्यौरा तैयार किया गया, उसी को पुराण कहा गया है। पुराणों की संख्या 18। इसके बारे में थोड़ा सा जान जाइए। 1 नंबर पुराण को बोला जाता है ब्रह्म पुराण। क्या पुराण? ब्रह्म पुराण। सबसे बड़ा जो पुराण है, सबसे बड़ा बाबू, स्कंद पुराण सबसे बड़ा है। ये स्कंद पुराण 13वां है, सबसे बड़ा है। और सबसे प्राचीन पुराण अगर पूछ दे, सबसे प्राचीन पुराण, तो सबसे प्राचीन पुराण जो हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन हो जाएगा मत्स्य पुराण। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 18। हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कनिष्क के शासनकाल में, याद रखिएगा, कनिष्क के शासनकाल में 4थी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया था, कुंडलवन।
कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया था कुंडलवन, जिसमें बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गया था, हीनयान और महायान। याद रखिएगा इसको, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। आगे बढ़ते हैं बाबू। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में कराया गया था? वेरी गुड। फर्स्ट 1 नंबर अजातशत्रु, 2 नंबर कालाशोक, 3 नंबर अशोक, 4 नंबर कनिष्क। अजातशत्रु राजगीर, याद कर लीजिएगा, राजगीर में पहली बौद्ध संगीति, वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के समय, अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, और चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन। अभी तो बताएं कनिष्क के शासनकाल में, और बता दें क्या इसमें? और देखते हैं थोड़ा सा, इसमें और देखते हैं। अजातशत्रु के समय 483 बीसी में, 383 बीसी में कालाशोक के समय, 250 तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय, और 78 ईस्वी में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो ये याद रखिएगा, चारों बौद्ध संगीतियाँ याद रखिएगा। 20 नंबर सवाल है कि नाथ मुनि का संबंध किससे है? तो नाथ मुनि का जो संबंध है ना वो वैष्णव धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर वैष्णव धर्म हो जाएगा। 2 धर्मों के बारे में आपको पढ़ना है, एक अलवार और एक नयनार। जो नयनार है वो शिव को मानते थे। किस भगवान की पूजा करते थे? शिव को। अलवार वैष्णव की पूजा करते थे, याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर वैष्णव धर्म हो जाएगा। अगला सवाल, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? अकबर, याद रखिएगा। अकबर ने तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम, ये तंबाकू भारत में आया था पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। और यह वर्नेल, नाम याद रखिएगा, वर्नेल नामक एक पुर्तगाली था जो अकबर को चीलम में भर के तंबाकू दिया था। अकबर ने उसका प्रथम बार सेवन किया था। वर्नेल पुर्तगाली था, तंबाकू भारत में पुर्तगाली के द्वारा आया था। आगे देखते हैं, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में विभक्त है। और इसको तैयार करने में 7 वर्ष लग गया था। आईने अकबरी को तैयार करने में 7 वर्ष लग गया था। पूछता है कि आईने अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल। किसने लिखा है बाबू? अबुल फजल। अकबर के दरबार में ये रहते थे। अकबर के जो नौरत्न थे ना, उसी में रहते थे अबुल फजल। अब ये तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा ही है, अकबरनामा भी इन्होंने ही लिखा है, अकबरनामा। और आईने अकबरी फारसी भाषा में है। किस भाषा में है? आईने अकबरी किस भाषा में है बाबू? फारसी भाषा में है। आगे देखते हैं, अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? हेनरी बेवरेज। क्या है? हेनरी बेवरेज ने अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसने? हेनरी बेवरेज ने। आगे देखते हैं, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? वेरी गुड। फतेहपुर सीकरी नगर को बसाया गया था 1571 ईस्वी में, याद रखिएगा, अकबर के द्वारा। और अकबर ने इसको राजधानी बनाया 1572 में। ये 1572 से लेकर 1585 ईस्वी तक अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सीकरी। यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बसाया अकबर 1571 में, और 1572 से लेकर 1585 ईस्वी तक ये अकबर की राजधानी थी। इसके अलावा ये जो फतेहपुर सीकरी है वहाँ पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, याद रखिएगा। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने दीन ए इलाही कब चालू किया? तो अकबर ने दीन ए इलाही चालू किया 1582 में, याद रखिएगा, 1582 में। इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अकबर ने जजिया कर समाप्त किया 1564 में। अकबर ने जजिया कर समाप्त किया 1564 में। 1582 में दीन ए इलाही चलाया, 1564 में जजिया कर समाप्त किया,
और 1575 में इसने इबादत खाना का निर्माण किया। इबादत, ये पूजा घर था। इबादत खाना किसका घर था? पूजा घर था। तो इबादत खाने का निर्माण अकबर ने किया 1575 में। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक था बैरम खां, और यह 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक था। 1561 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। गुजरात में एक जगह है पाटन, गुजरात में एक जगह है पाटन, वहाँ पे 1561 ईस्वी में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मुबारक खान लोहानी। मुबारक खान लोहानी, जिसने बैरम खां को मार दिया था। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बैरम खां हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की? वेरी गुड। पहले मुगल वंश था 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक, ये याद कर लीजिए, मुगल वंश था। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। बाबर 1526 से 1530। अकबर 1556 से 1605। शाहजहां 1627 से 1658। और औरंगजेब जो थे 1658 से 1707। ये इनके शासनकाल था, याद रख लीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाबर ने। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, और इसी युद्ध में बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया और एक नए वंश की स्थापना की, मुगल वंश की। आगे देखते हैं। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। ताजमहल को 1632 ईस्वी में, याद रखिएगा, ताजमहल को 1632 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी बीबी मुमताज महल की याद में बनाया था। 1632 ईस्वी में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण अपने बीवी के याद में किया था, और यह यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगरा वह जगह है जहाँ पर यह पड़ता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यमुना नदी। आगे देखते हैं। गोपुरम का संबंध किससे है? गोपुरम का संबंध मंदिरों से है। यह मंदिरों के प्रवेश द्वार में बनाया जाता था। प्रवेश द्वार पर बनाया जाता था। प्रवेश द्वार पर गोपुरम बनाया जाता था। इसका आंसर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। रूस में भारत विद्या के जनक कौन है? जी.एस. लिबिदेव, ये रूस में भारत विद्या के जनक जाने जाते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से महिला संत कौन थी? ये सभी ये सभी महिला संत थी। मीरा जो थी वो कृष्ण को मानती थी। अंडाल जो थी वो अंडाल अलवार संप्रदाय से संबंधित थी, और अलवार संप्रदाय विष्णु का उपासक था, विष्णु की पूजा करता था। कराइकल जो थी वो नयनार संप्रदाय से संबंधित थी। नयनार, और नयनार शिव के उपासक होते थे। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सभी। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे? महाराष्ट्र के संत जो नहीं थे उनका नाम था चैतन्य महाप्रभु। ये बंगाल के संत थे। बाकी सभी महाराष्ट्र के संत थे। तुकाराम, ज्ञानेश्वर और रामादास, ये सभी महाराष्ट्र के संत थे, और चैतन्य जो थे वो पश्चिम बंगाल के संत थे। तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म हुआ था, याद रख लीजिएगा, 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। वर्तमान में तलवंडी को ही बोला जाता है ननकाना साहब। याद रख लीजिएगा, ननकाना साहब। ननकाना साहब कहाँ है? तो वर्तमान में पाकिस्तान में है, जो ना पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में है। पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में है ननकाना साहब, और यही ननकाना साहब का पुराना नाम है तलवंडी, जहाँ पे जन्म हुआ है गुरु नानक का 15 अप्रैल 1469। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुरु नानक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? तो आपको तो बताए हैं विष्णु को कौन अपना पति मानती थी। अंडाल किस संप्रदाय से थी? या अलवार संप्रदाय से थी, और अलवार हमेशा विष्णु के उपासक होते थे। कराइकल, नयनार और मीरा कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। आगे देखते हैं। विलियम हॉकिंस किस शासक के शासनकाल में आया था? विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो, याद रख लीजिएगा, सर टॉमस रो
विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो, ये दोनों जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे 1609 ईस्वी में। 1609 ईस्वी में ये दोनों भारत आए थे, 1609 ईस्वी में, विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो, अपना कंपनी खोलने के लिए आज्ञा पत्र प्राप्त करने के लिए। तो ये विलियम हॉकिंस को नहीं मिला था, लेकिन जहांगीर इनके विद्वानता देखकर इसको इंग्लिश खान की उपाधि दे दिया था। जहांगीर ने किसको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान। इस प्रश्न का आंसर जहांगीर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा है? अरबी भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है? अरबी भाषा में उसने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है। इसके यात्रा वृत्तांत का नाम है रेहला, याद रख लीजिएगा। इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत का नाम रेहला और अल बरूनी का किताब उल हिंद, याद रख लीजिएगा। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रेहला। आगे बढ़ते हैं, कर्नवालिस कोड कब बना? 1793 में कर्नवालिस कोड बना। एक चीज़ याद रखिए, अस्थाई बंदोबस्ती, अस्थाई बंदोबस्ती लॉर्ड कार्नवालिस ने चालू किया था। किसने चालू किया था अस्थाई बंदोबस्ती? लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 ईस्वी में चालू किया गया था। लॉर्ड कार्नवालिस किसने चालू किया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने चालू किया था। लॉर्ड कार्नवालिस को अस्थाई बंदोबस्ती का जनक और भारतीय सिविल सेवा का जनक भी बोला जाता है। भारतीय सिविल सेना सेवा का जनक, भारतीय सिविल सेवा का जनक यानी यूपीएससी का जनक भी लॉर्ड कार्नवालिस को बोला जाता है। 1793 में इस कोड की स्थापना हुई थी। महलवाड़ी बंदोबस्ती किसके द्वारा लागू किया गया था? तो महलवाड़ी बंदोबस्ती 1833 ईस्वी में, याद रखिएगा। महलवाड़ी बंदोबस्ती 1833 ईस्वी में कब किया गया था? 1833 ईस्वी में मार्टिन बॉर्ड के द्वारा चालू किया गया था। 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्ती, 1833 ईस्वी में महलवाड़ी बंदोबस्ती और 1802 ईस्वी में, याद रख लीजिएगा, रैयतवाड़ी बंदोबस्ती। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्ती जो ना, वो ये मुनरो के द्वारा, टॉमस मुनरो के द्वारा चालू किया गया था, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी मार्टिन बॉर्ड 1833। आगे देखते हैं, आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु जो हो गई थी 26 अप्रैल 1858 को हो गई थी। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी 26 अप्रैल 1858 को, जगदीशपुर में। कहाँ पे मृत्यु हो गई थी? जगदीशपुर में। जगदीशपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी और ये वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिला में पड़ता है जगदीशपुर। पीर अली पटना से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। और यहाँ पे जो वाजिद अली है ना बाबू, ये वाजिद अली बेगम हजरत महल की क्या थे? पति थे। वाजिद अली क्या थे? बेगम हजरत महल की पति थे। अंग्रेज़ों ने इनको कलकत्ता निर्वासित कर दिया था कि अब कलकत्ता ही रहिएगा। तब जाके बेगम हजरत महल अवध से अपना नेतृत्व कर रही थी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। अगर पूछता है कि 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह कहाँ से भाग लिए थे, तो जगदीशपुर से। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू। 1855 से 56 तक चला था ये संथाल विद्रोह, और भारत का सबसे बड़ा जनजातीय विद्रोह था ये। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय विद्रोह था। आर्थिक शोषण के लिए यह जनजातियों के द्वारा विद्रोह किया गया था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 झारखंड में यह पड़ता है। झारखंड में शुरू हुआ था, उस समय बिहार में था, अब झारखंड में है। दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया? देखिए, दक्कन दंगा हुआ क्या था? तो किसानों ने अपने साहूकारों से जो उसके पास बॉन्ड बना हुआ था, ज़मीनों का दस्तावेज बना हुआ था, कागज़ बना हुआ था, वो किसानों की मांग थी कि हमारी कागज़ हमको लौटा दिया जाए, और इसी के लिए 1875 में दक्कन दंगा आयोग का गठन किया गया। आगे बढ़ते हैं, 1857 द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? अशोक मेहता के द्वारा द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? अशोक मेहता के द्वारा। इसका आंसर बी हो जाएगा। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को चालू हुई थी। डेट याद रख लीजिएगा, 10 मई 1857, बैरकपुर से। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अवध का अर्थ होता है लखनऊ। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने अपना क्या किया था? बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। लक्ष्मीबाई झांसी से थी, झांसी से लक्ष्मीबाई। ग्वालियर से तात्या टोपे थे। और यहाँ पे बेगम जो जिन्नत महल है, यह बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी थी।
बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी थी बेगम जिन्नत महल। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल, जिन्होंने अवध और लखनऊ, मतलब अवध को ही लखनऊ बोला जाता है, वहाँ से इसने नेतृत्व किया था। ये बंजाबाई सिंधिया या ग्वालियर के राजघराने से संबंधित थी। इस प्रश्न का आंसर बेगम हजरत महल हो जाएगा। लक्ष्मीबाई झांसी और बेगम जो जिन्नत महल थी वो बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी थी। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता गोपाल नेपाल चला गया था? उसका नाम था नाना साहेब। नाना साहेब कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। कानपुर से विद्रोह का नेता थे वो नाना साहब थे। इस प्रश्न का उत्तर नाना साहब हो जाएगा। बेगम हजरत महल अवध से थी, लखनऊ से। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? 1510 ईस्वी में। पहला पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा, जिसने भारत की खोज की थी 1510। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। कौन था प्रथम पुर्तगाली यात्री? कौन था? वास्को डी गामा। यह 8 जुलाई, याद रखिएगा, 8 जुलाई 1497 को खोजने निकला था भारत की खोज, और 20 मई 1498 को भारत का राज्य है केरल, वहीं पे पहुंचा और भारत की खोज की, केरल के कालीकट बंदरगाह पे वास्को डी गामा। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की 1492 ईस्वी में। 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को, याद रखिएगा 1492। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। फोर्ट विलियम तृतीय राजा थे, उन्हीं की याद में बनाया गया था। फोर्ट विलियम हुगली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी, कलकत्ता में है। आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? इसकी स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। बन के तैयार हो गया 1774 में। बन के तैयार हो गया 1774 में। किस एक्ट में बात कही गई? तो 1773। सर एलिजा इम्फे, याद रखिएगा, सर एलिजा इम्फे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्फे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बात कही गई और 74 में बन के रेडी हो गया। चौल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषताएं हैं? बम्बई। यह जगह की कमी और भीड़ भाड़ के कारण एक खास तरीके से बनाया गया जगह होता है। चौल इमारतें जो भारत के बम्बई शहर में स्थित है। आज का अंतिम सवाल, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में पड़ता है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था, गुजरात। इसके 2 पार्ट बनेंगे। एक पार्ट इसका भाग 1 ये है, भाग 2 इसका बन जाएगा। अब देख लीजिएगा, इसके बाहर से एक भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। इसी को बार बार रिवाइज करते रहिए, बनाते रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।